ये सभी क्वेश्चन आपका गेस किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये सभी क्वेश्चन आपका सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपका फर्ज बनता है कि आप सभी को क्वेश्चन को कवर करना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो गेहूं की खेती की जो आदर्श तापमान होनी चाहिए वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, कितना 10 से 20 डिग्री सेल्सियस अगर मतलब मौसम का तापमान रहेगा, आदर्श तापमान जिसको आइडियल टेम्परेचर बोलते हैं, तो इसमें गेहूं की जो खेती होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और आपको बताया गया था गेहूं जो आता है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी मौसम के आधार पर आपको फसल के प्रकार बताए गए थे, रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल, ठीक है। जायद फसल यानी ग्रीष्म ऋतु में जितने भी फसल उगाए जाते हैं उसको जायद फसल बोलते हैं। रबी फसल मतलब जितने भी मतलब शीत ऋतु में फसल उगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रबी फसल। और मतलब जो खरीफ फसल होता है जैसे कि धान की खेती जो आता है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, धान की खेती, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में सेकंड नंबर पूछा गया कि हीराकुंड परियोजना जो अवस्थित है वो कहां है, ठीक है। हीराकुंड परियोजना आपके पढ़ाई मतलब सिलेबस में दिया गया है, अब पूरी अच्छी तरह से पढ़े हैं। तो ये जो है कौन सा स्टेट के अंतर्गत आता है, तो ये ओडिशा के अंतर्गत आता है। यानी हीराकुंड परियोजना अवस्थित है वो कहां है, ओडिशा में अवस्थित है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में थर्ड, क्वेश्चन में थर्ड क्या पूछ रहा है कि नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहां आते हैं, कौन सा स्टेट के अंतर्गत, आपको पूरा थ्योरी में पढ़ाया गया था झारखंड में, यानी झरिया में, झारखंड में झरिया में, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, ठीक है। तो कैगा की बात की जाती है तो कौन से स्टेट में आते हैं, कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक। ऐसे भी याद रखने में मतलब क्या हो जाएगा, आपको सहूलियत मिलेगी, कैगा कर्नाटक, ठीक है। इसका भी मतलब क अक्षर मिलता है, इसका भी क अक्षर मिलता है, ठीक है। तो कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहां आते हैं, कर्नाटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कर्नाटक में ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का जो मतलब ये रहा है, रैंक रहा है 2005 में, ये कितना रहा है, तो 127, कितना 127 रैंक मिला था 2005 में एचडीआई रिपोर्ट में भारत को, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एचडीआई रिपोर्ट के बारे में पूरा तरह से डिटेल्स में पढ़ाया गया है, यह हमको कोई बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा डिटेल्स के साथ आपको वहां बताया गया, ठीक है। एचडीआई रिपोर्ट जो होता है वो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है हर साल, ठीक है, हर मतलब ईयर, और ये मतलब देश को हर एक देश के लिए मतलब जारी किया जाता है। फर्स्ट एचडीआई रिपोर्ट जो जारी किया गया था वो डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। और एचडीआई रिपोर्ट ये कैसे तैयार होता है, जैसे कि साक्षरता हो गया, मतलब इसके बारे में, यानी साक्षरता हो गया और जितना विकास होता है उसके आधार पर मतलब आंका जाता है, ठीक है। फिर भी आपको देख लेना है पूरा डिटेल्स के साथ, क्योंकि आपको एचडीआई से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 से पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे भी यहाँ कंफ्यूजन होंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सर आप बताए थे कि यूएनडीपी द्वारा मतलब यूएनडीपी द्वारा एचडीआई रिपोर्ट जारी किया जाता है यह हर देश के लिए, तो यहाँ तो आप राज्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ, राज्य की। देखिए मतलब इसी को फॉलो करते हुए देश ने भी सभी राज्यों को, सभी स्टेट्स को एक यूनिट मान करके, एक इकाई मान करके एचडीआई रिपोर्ट तैयार करना शुरू किया है। तो एचडीआई रिपोर्ट तैयार करना जो शुरू किया है, तो एचडीआई रिपोर्ट किस स्टेट का ज्यादा होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका केरला, यानी केरला का एचडीआई रिपोर्ट सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो साक्षरता दर है आपको पढ़ाया गया था, यहाँ की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, 91.85% यहाँ का आपका साक्षरता दर है, मतलब लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो केरला पढ़ाई लिखाई में भी आगे है और एचडीआई रिपोर्ट में भी आगे है, ठीक है। तो आपको भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। और स्टेट का यानी स्टेट के अंतर्गत जिले को भी माप करके मतलब क्या किया जाता है, एचडीआई रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो क्या पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री की जो साक्षरता दर है वो निम्नतम है, तो ये हो जाएंगे बिहार में। बिहार में स्त्री मतलब सबसे पीछे है, लड़कियां लोग सबसे पीछे है पढ़ने लिखने में, ठीक है। बाकी स्टेट में आगे है। यहाँ की जो लड़कियां हैं, जो यहाँ जो स्त्रियां हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मतलब लिटरेसी जो रेट है सबसे ज्यादा रेट अगर गिरा हुआ है वो बिहार के अंदर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में जल संसाधनों से संबंधित क्या समस्या है, वितरण, उपलब्धता, गुणवत्ता या फिर उपयुक्त सभी। जी हाँ, वितरण भी हो जाएंगे। उत्तरी बिहार के बारे में अगर बात करेंगे, उत्तरी बिहार पूरा बाढ़ का इलाका है, तो दक्षिणी बिहार पूरा सूखा का इलाका है। तो यहाँ का जो पानी का वितरण है, पानी का वितरण असमान है, कहीं पानी है, कहीं इतना पानी है कि वहां आदमी डूब करके मर रहे हैं, कहीं इतना पानी है नहीं है जहां आदमी मतलब सूखा है मर रहे हैं, ठीक है। तो वितरण में भी क्या है, समस्या है। उपलब्धता, जी हाँ, उपलब्धता में भी समस्या है। भारत में पानी का लेवल कहीं स्टेट में ज्यादा है, पानी का लेवल कभी कोई स्टेट ऐसा है कि पानी का लेवल काफी नीचे चले गया है, ग्राउंड लेवल वाटर, ठीक है। तो किसी स्टेट के पास पानी ज्यादा है, किसी स्टेट के पास कम है, ठीक है। तो ये भी मतलब समस्या, ठीक है। गुणवत्ता, बिल्कुल गुणवत्ता में भी कमी है।
क्यों? किसी की मतलब कोई स्टेट अगर जाएंगे तो वहाँ का पानी अगर आपको पीने में सही नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि बिहार की बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे, तो यहाँ का पानी पीने में लगभग सही होता है। अगर कहीं जाएंगे तो पानी में आर्सेनिक मिलेगा, बहुत सारे मतलब केमिकल से मिलेंगे, तो पानी की गुणवत्ता में भी कमी है, ठीक है। तो ये सभी समस्या है भारत में जल संसाधन से। तो उपयुक्त सभी अवलब्धि से आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है। यानी पशु आधारित उद्योग, सिंपल सी बात है, जो उद्योग पशु के मतलब पशु से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर करता है उसको क्या कहेंगे? पशु आधारित उद्योग कहेंगे, ठीक है। तो 9 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऊन। ऊन कैसे पशु से प्राप्त होता है? भेड़ क्या है? पशु है। और ऊन कहां से प्राप्त होता है? भेड़ से प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएंगे? पशु आधारित उद्योग हो जाएंगे। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएंगे वन आधारित, ये कागज जो है वन आधारित उद्योग है, क्योंकि कागज जो बनता है वो पेड़ की लुगदी से बनता है, और पेड़ कहां से मिलता है? वन में मिलता है, ठीक है। लाभ भी हो गया, इस्पात हो गया, ठीक है। ये तो आपका मतलब इस्पात मतलब ये हो गया आपका खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे लंबा, क्या पूछा है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा, ठीक है। लंबा झील जलमार्ग जो सबसे दुनिया का बड़ा है वो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग विश्व का यानी दुनिया का सबसे लंबा झील जलमार्ग है, ठीक है। ये भी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? इंटरनेट सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ होता है? तो ये कहाँ हो जाएंगे? अमेरिका सब में आ गया, लगा दो टिक, अमेरिका सब चीज में आ गया, ठीक है, हर चीज में आ गए। अभी जो एयरलाइंस है ना, यानी पूरा दुनिया में एयरलाइंस का जो रूट है, हवाई जहाज का जो रूट है, उसमें से सबसे ज्यादा अगर रूट का अगर इस्तेमाल करता है ये अमेरिका अकेले करता है, ठीक है। ये अमेरिका अकेले ज्यादा करता है। अगर पूरा दुनिया को बाकी सब देश को मिला देंगे उनका रूट और इसका रूट लगभग इसका रूट और भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। कैसे नहीं यूज करेगा? दुनिया में हर एक जगह में इसका सैनिक अड्डा है। कहीं भी जाओ, प्रशांत महासागर में देखो या फिर हिंद महासागर में देखो या फिर मुल्क शाम में देखो या फिर कहीं और देखो, अफगानिस्तान में अभी हाल ही में था, उसको लेकर वहां चले गया, ठीक है। यानी हर एक देश में इनका सैनिक फैला हुआ है। हर एक देश का मतलब हवाई अड्डा का जो रूट है उसको मतलब ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये अमेरिका की खासियत होती है, सुपर पावर की खासियत होती है, यही खासियत होती है, ठीक है। आप लोग प्रे कीजिए कि मेरा भी देश क्या बन जाए, सुपर पावर बन जाए आगे चल के बहुत ही जल्द, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? इंटरनेट पर जो स्वामित्व किस देश का है, ठीक है। तो इंटरनेट पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। भारत का अपना इंटरनेट है, भारत का अपना सैटेलाइट है, ठीक है। तो इंटरनेट पर किसी का स्वामित्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सब देश अपना अपना सैटेलाइट बनाया है। चाइना के पास अपना सैटेलाइट है, भारत के पास अपना है, अपना नेटवर्क का काम करता है। तो इंटरनेट पर किसी का हक नहीं होता, ठीक है। यानी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे, ठीक है, किसी का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है? यानी इनमें किसी गैस पाइपलाइन बनाने का जो विचार होता है वो किन देशों के बीच होता है? तो ईरान और भारत। देखिए आपको बताया गया था ईरान और भारत से अगर ये गैस पाइपलाइन बनेगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन बनेगा, ठीक है। लेकिन ईरान के साथ मतलब समझौता हो गया है ये गैस पाइपलाइन बनाने को लेकर के, लेकिन ये गैस पाइपलाइन आपका ईरान यहाँ है, ठीक है, ईरान यहाँ है, लेकिन बीच हुआ में पाकिस्तान में आ जाता है, ठीक है। ये पाकिस्तान अरंगा लड़ाता है, ठीक है। वो बोलता है कि अगर यहाँ से गैस पाइपलाइन जाएगा तो बहुत सारे टैक्स देने पड़ेंगे, यहाँ से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान को इससे पहले राजी करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान तो राजी होगा नहीं, है तो एक नंबर दुश्मन, ठीक है। तो यही बीच मतलब अगर ये मतलब पाकिस्तान के साथ अगर रिलेशन अच्छा होता तो ये पाइपलाइन अब तक बनके तैयार हो जाता, ठीक है। और ये अगर पाइपलाइन भविष्य में बनेगा तो सबसे बड़ा बनेगा पाइपलाइन, और ये जो है ईरान से कच्चे तेल को लेना है। भारत के पास तो पेट्रोलियम इतना नहीं है, यानी यहाँ की जो इतना बड़ा कंट्री है तो इतना बड़ा कंट्री के हिसाब से इसके पास इतना पेट्रोलियम नहीं है, ये खरीदता है दूसरे देश से, ईरान से, ठीक है। तो ईरान तो हाँ भर गया है, लेकिन पाकिस्तान भी हाँ भर गया, पाकिस्तान को भी मनाना पड़ेगा, और उनको अगर हेल्प करेंगे तो इनको भी मतलब रूट वगैरह मिलेगा, इनको भी मतलब कच्चे तेल की आपूर्ति आराम से हो जाएंगी। तो यहाँ मतलब एक तरह से ये सबसे बड़ा बनेगा गैस पाइपलाइन, ठीक है। ये विचार हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 14। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? परिवहन का साधन नहीं है ये उपग्रह ना, ये तो सैटेलाइट है, ये तो आपका कम्युनिकेशन करता है ना। ये उपग्रह ऊपर घूमता है, ये ऊपर से फोटो खींचता है, ऊपर से मतलब वेदर कास्टिंग करता है, मौसम विज्ञान करता है, यानी मौसम का मतलब अनुमान लगाता है, कहाँ बादल होगा, कहाँ नहीं है, कहाँ बरसात होगा, कहाँ धूप होगा, कहाँ आंधी तूफान होगा, ये काम होता है उपग्रह। आप मतलब उपग्रह में चल करके कोई ये करता है क्या? सफर करता है क्या? पाइपलाइन भी आपका परिवहन का साधन है, नहर भी और राजमार्ग भी, ठीक है। उपग्रह आपका कम्युनिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में को पढ़ाया गया था, तो ये रसिया में आता है। कहाँ आता है? रसिया में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको पूछ रहा है कि बिग
इंच पाइपलाइन परिवहित करता है। तो ये गैस को परिवहित, यानी तरल पेट्रोलियम गैस को, एलपीजी को ये परिवहित करता है, प्रवाहित करता है, ठीक है, बिग इंच, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मयूरभंज में कौन खनिज पाए जाते हैं? तो मयूरभंज में जो पाए जाते हैं कौन से खनिज पाए जाते हैं? लौह एस यानी आयरन स्टील खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट माना गया, ठीक है। तो यहाँ जो घटक हो जाएंगे वो माना गया प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों चीज को क्या होगा, दोनों चीज को संभववाद अवधारणा में, आइडियोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी बोथ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो नवनिश्चयवाद आपको पढ़ाया गया था फ्रेडरिक रेटजेल्ट, मतलब नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। सॉरी इसका जो 19 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेलर साहब। कौन हो जाएंगे? टेलर, यानी फ्रेडरिक टेलर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाकात है? ठीक है, सूचनाकात नहीं है तो भौगोलिक सूचनाकात जो नहीं हो जाएंगे प्राचीन महाकाव्य, ये नहीं है। यात्रियों के विवरण, इससे भी मतलब भौगोलिक सूचना मिलते हैं। प्राचीन मानचित्र यानी पुराने जो प्राचीन मात्रा चित्र नक्शा वगैरह है उससे भी भौगोलिक सूचना मिलती है। कहाँ का भूमि उच्च है, कहाँ का भूमि कैसा है, नहीं ये सारा मतलब डेटा मिलता है, जानकारी मिलता है। प्राचीन विवरण, यात्रियों यानी पहले जो यात्री जो लोग घूमते थे वास्को डी गामा वगैरह, वो लोग का अगर पूरा विवरण देखेंगे इससे भी भौगोलिक सूचना मिलेगा। तो चंद्रमा से चट्टानों यानी चट्टानी पदार्थों के नमूने, इससे भी मतलब क्या मिलता है? भौगोलिक सूचना मिलता है, ठीक है। तो ये महाकाव्य, प्राचीन महाकाव्य, ये तो कविता से क्या सीख मिलेगा? कविता से कुछ नहीं सीख मिलता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? कौन भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे क्या है, समाकलनात्मक अनुशासन, ये मतलब भूगोल का वर्णन नहीं करता, ठीक है। बाकी ये तीनों कथन दिए गए हैं आपका, ये तीनों कथन जो है वो क्या करता है? भूगोल का वर्णन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? खनन नगर यानी खनन का मतलब समझते हैं माइनिंग, यानी जहां मतलब क्या किए जाते हैं, ऐस्क को निकाले जाते हैं, कच्चे लोहा को, कच्चे कोयला को निकाले जाते हैं खदानों से, ये जो काम है उसको क्या कहते हैं? खनन कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। तो खनन नगर, जिस नगर में खनन होगा उसको कहेंगे खनन नगर। जिस नगर से मतलब कोयला मतलब वगैरह यानी लौह इस्पात वगैरह निकाले जाएंगे उसको क्या कहेंगे? खनन नगर। तो खनन नगर कौन नहीं है वो आपको पूछा गया, नेगेटिव सेंटेंस से, ठीक है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पटना, ये आपका खनन नगर नहीं है, ठीक है। बाकी खेतरी, धनबाद, उसके बाद कोडरमा, ये खनन नगर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता, यानी जनरली उसको प्रदूषण के पोल्यूटेंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस प्रदूषण द्वारा सबसे ज्यादा बीमारी होती है? तो सबसे ज्यादा अगर बीमारी होती है तो जल प्रदूषण। किसके द्वारा? जल प्रदूषण के द्वारा सबसे ज्यादा बीमारी होती है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ आपका ए है, यहाँ आपका बी हो जाएंगे, ठीक है। यानी सी पोजीशन में है बट बी है, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी जो थी कितनी थी? यानी आवास के आधार पर आबादी को दो भाग में बांटा गया, एक नगरीय एक ग्रामीण। तो नगरीय आबादी पूछी जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 में जो जनगणना में नगरीय आबादी नगरीय जो आबादी था वो कितना था? 31.16%, ठीक है, 31.16%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 26 का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा था? तो महाराष्ट्र में। कितना? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा था, एक्सेस था, ठीक है। क्वेश्चन में कितना हो जाएंगे? क्वेश्चन में आपका हो जाएंगे 27। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जनांकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? अंतिम अवस्था यानी जनांकी के संक्रमण की जो लास्ट स्टेप होती है उसमें होती है जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाती है। जन्म दर भी नीचे आ जाता है, इसका ग्राफ, मृत्यु दर का भी ग्राफ क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है, ठीक है। यानी अंतिम स्टेट में दोनों मतलब जो रेशियो होता है दोनों का रेशियो नीचे आ जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी थी? हम अभी पढ़े एक जो नगरीय आबादी थी 31.06 थी परसेंटेज, लेकिन आपको ग्रामीण आबादी पूछी जा रही है। तो ग्रामीण आबादी जो थी वो 69%, कितना? 69%, ठीक है। देखिए 69% इधर और 31% इधर, यानी 31 + 69 हो तो क्या आपका 100, ठीक है। तो ग्रामीण आबादी 69% और नगरीय आबादी 31% 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 29। क्वेश्चन में 29 आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। तो ये कहाँ है? भील जनजाति आपका जो हो जाएगी झाबुआ जिला। ये झाबुआ जिला कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। भील जनजाति के बारे में आपको पूरा तरह से बताया गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 30, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या तो सिक्किम की आपको बताया गया था, सबसे कम सिक्किम की, सबसे ज्यादा यूपी यानी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में 31, क्वेश्चन में 31 पूछ रहा है कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में अवस्थित है? तो मुंबई में। कहाँ? महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई में आते हैं। धारावी में ये जो 3 चक्कियां उसको भी मतलब वाहन करना, वहां एंट्री करना मतलब क्या है? एक तरह से जुर्म ही है, मतलब क्या है?
वर्जित है, ठीक है, क्योंकि धारावी में अच्छे अच्छे काम होते हैं, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन बहुत गंदी बस्ती है तो मलिन बस्ती उसी को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, आज विश्व के लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण होता है। चलवासी पशुचारण का मतलब होता है चल चल करके पशु को चराना, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के पशु को चराना, यानी चलवासी पशुचारण जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, एक मतलब फिक्स ये नहीं होते, जगह नहीं होती कि हाँ एक ही जगह मतलब पशु को चराया जाए, एक ही जगह मतलब पशु जो होते हैं उसको मतलब क्या दिया जाए, चारे दिया जाए, ठीक, ऐसा व्यवस्था नहीं होता है, ठीक है। या तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा 32 यानी 2 करोड़, कितना 2 करोड़, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 33, चल या धान, सॉरी चावल या धान, ठीक है, चावल की या धान की जो खेती संबंधित है ये किससे संबंधित है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, रोपण कृषि, ट्रक कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, गहन निर्वाह कृषि, बिल्कुल निर्वाह कृषि, चावल जो आते हैं गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 34, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, रसिया, अमेरिका, जापान या फिर मलेशिया। तो यहाँ देखिए पिछले बार जो है यहाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो मैंने वहाँ अमेरिका कर दिया था, ठीक है, यानी हम जब ये इसमें पढ़ रहे थे, चैप्टर में पढ़ रहे थे, यानी जो आपका सब्जेक्ट था, ठीक है, या बुक के अंतर्गत, तो ये मलेशिया हो जाएंगे, क्या हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया जो है रबर का सबसे बड़ा मतलब निर्यातक, सबसे ज्यादा मतलब बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है तो मलेशिया में होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 35, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, कृषि के अंतर्गत जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, कृषि के अंतर्गत तीनों चीज को लिया जाता है, फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन। देखिए आपको क्या पढ़ाया था, मिश्रित कृषि पढ़ाया था, तो मिश्रित कृषि में चारे का भी खेती की जाती है, ठीक है, तो ये भी कृषि है, तो मिश्रित कृषि में चारे का भी खेती की जाती है, तो चारा इसमें घुसा हुआ, तो पशु भी होगा इसमें, चारा लेके क्या करेगा आदमी, पशु होगा तभी ना चारा का उत्पादन किया जाता है, तो ये मतलब क्या है, ये भी मतलब क्या है, मतलब कृषि है, पशुपालन भी क्या है, कृषि है, ठीक है, तो यानी मत्स्य उत्पादन भी कृषि है। तो 35 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा गया कि पिछले 40 सालों में वनों का अनुपात बढ़ने का जो कारण है, यानी पिछले 40 साल में अगर देखा जाए तो वन का जो अनुपात है, पहले मतलब अंधाधुंध तो कटाई हो रहा था, लेकिन लोगों को लगा, पूरा देश को लगा, पूरा दुनिया को लगा अगर ऐसे ही अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होगी तो एक समय ऐसा आएगा कि हिमस्खलन होने लगेगा, यानी हरित गृह प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी मतलब समुद्र का पानी जो है उसका लेयर बढ़ जाएगा, पूरा दुनिया लगभग मतलब पसीना पसीना हो जाएगा, मतलब आदमी पूरा गर्मी में रहेगा, और आदमी का जो एक तरह से जीने का अवसर है उसमें भी मतलब घुटन सा महसूस होगा, ठीक है। तो लगा कि नहीं अब पेड़ को बचाना चाहिए, तो यही मतलब कोशिश चल रही है, तो लेकिन पिछले साल में कुछ इंक्रीज हुआ है, तो उसका इंक्रीज होने का क्या कारण है, ठीक है, यानी पेड़ों के मतलब बढ़ोतरी में, तो यह है वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, यही कारण रहा है, ठीक है। तो 36 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में 37, किस में यानी कितने पीएच आपको पढ़ाया गया था 10th स्केल में, 10th क्लास में पढ़े, याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए, तो 0 से लेकर के आपका 7 जो था पीएच स्केल, और 7 से 14, ठीक है, 0 से 7 जो था वो अम्लीय एसिडिटी होता था, और 7 से 14 बेसिसिटी होता था, ठीक है, यानी सोरेनसन के द्वारा ये स्केल दिया गया था, पढ़े हैं आप, ठीक है। तो इसका जो करेक्टनेस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, यानी कितने पीएच, यानी 3 पीएच मान का जल प्रदूषक माना जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका एक करेक्टनेस हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चीनी का जो सबसे बड़ा ज्यादा अगर सबसे मतलब बड़ा उत्पादक राज्य वो उत्तर प्रदेश है, कौन, यानी दूसरा सबसे बड़ा ना, तो दूसरा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश यानी यूपी आते हैं, ठीक है, 38 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, पेय फसल की बात की जाती है, तो पेय फसल जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे, चाय भी हो जाएंगे, कॉफी भी हो जाएंगे, पीने वाला है ना, चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं, तो दोनों हो जाएंगे ना पेय फसल, ऑप्शन डी इसी करेक्ट आंसर जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है, ठीक है, तो डॉक्टर महबूबुल हक, बताया गया था ना एचडीआई रिपोर्ट यानी मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी ने जारी किया था, वो सबसे पहले किसका जारी किया था, महबूबुल हक, डॉक्टर महबूबुल हक, ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के, और ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, ठीक है, और अमर्त्य सेन के नाम सुने होंगे आप, यहाँ तो दिया आपका ऑप्शन में, ये दोनों के बीच काफी दोस्ती थी, यानी प्रो अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूबुल हक के बीच काफी यानी बहुत मतलब गहरी दोस्ती थी, ये दोनों काफी गहरे दोस्त थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, यानी इंडिकेटर है, विकास का आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन, विकास का मतलब सर्वोत्तम संकेत, वैसे भी विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बहुत सारे संकेत मिलेंगे आपको, सिंपल मिलेंगे कि हाँ विकास हो रहा है लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट जो संकेत है सर्वोत्तम है वो है आपका गुण में धनात्मक परिवर्तन, धनात्मक परिवर्तन, यहाँ देखिए धनात्मक परिवर्तन कहने का मतलब ये कि अच्छाई की ओर बढ़ना, ठीक है, तो अच्छाई की ओर बढ़ना तो मतलब यही क्या हो जाएगा, विकास का सबसे बड़ा इंडिकेटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, भारत में वर्ग 1 यानी भारत में वर्ग 1 के शहर या नगर की जो जनसंख्या होती है वो कितनी होती है, यानी फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, फर्स्ट सेट में, ठीक है, नगर या शहर को, ठीक है, तो उसमें जनसंख्या होती है कितनी होती है, तो 1 लाख से अधिक, कितना 1 लाख से अधिक होती है, एक्सेस 1 लाख से एक्सेस यानी अधिक होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43,
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग जो है वो दूसरे उद्योगों के लिए क्या करता है, कच्चा माल यानी रॉ मेटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। बाजार पूंजी, जनसंख्या घनत्व, ऊर्जा। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएंगे अब क्या अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है 44 नंबर क्वेश्चन। तो नहीं जो हो जाएंगे ये जनसंख्या घनत्व, क्या हो जाएंगे, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो बाजार भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 45। निम्न में से कौन मेल नहीं खाता, यानी एक पेयर मिलाना है आपको, जोड़ा मिलाना है तो मेल नहीं खाता। ठीक है, तो यहाँ जो मेल नहीं खाएगा वो कौन नहीं खाएगा, ये लौह इस्पात उर्वरक पीटर मेल खाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, मेल खाता है। यहाँ देखिए, यानी क्वेश्चन आपको देखने में पता चलेगा, ये जो वायुयान निर्माण उद्योग है ये आता है आपका बेंगलोर में आता है। ठीक है, और पोत निर्माण उद्योग, स्वचालित वाहन उद्योग, ठीक है, ये यहाँ आपका मेल खाता है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग जो है पीटर्सबर्ग में आता है ये। ठीक है, पीटर्सबर्ग में क्या है, लौह इस्पात उद्योग है, तो ये सही है, ये आपका सही मेल खाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, संबंधित है, कौन विद्वान कौन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रो अमर्त्य सेन। कौन, प्रो अमर्त्य सेन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। कैसे संबंधित है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक जो है मतलब ये सबसे इन्हीं का मतलब सबसे पहला एचडीआई रिपोर्ट छापा गया था, यानी इन्हीं का मतलब सबसे पहला एचडीआई रिपोर्ट यूएनडीपी ने छापा था। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ये दोनों का काफी गहरी दोस्ती था। तो कहने का मतलब ये दोनों आकर आपस में एक ही काम करते होंगे। आदमी दोस्त कब बनता है, जब दोनों एक ही काम करते हैं, जब दोनों का सोच मिलता है। तो इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, तो अमर्त्य सेन हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, क्या करा कि हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है फूल से, दाल से, अन्न से या फिर फल और सब्जी से, तो ये हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 47 का राइट आंसर, फल और सब्जी से। नहीं, हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है फल और सब्जी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। खरीफ फसल की कृषि मैंने आप लोगों को बताया था, ये खरीफ फसल के अंतर्गत मतलब जो होती है, बरसात होती है, इसमें होते हैं बरसात के मौसम होते हैं और धान की खेती की जाती है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कौन सा मंथ हो जाएंगे, तो जून से सितंबर, जून से सितंबर इसका टाइम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48। रबी की फसल पैदा होती है, तो रबी की फसल मैंने आप लोगों को बताया शीत ऋतु में। रबी की फसल कौन सा ऋतु में, शीत ऋतु में। ठीक है, ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में खरीफ फसल, ग्रीष्म ऋतु में जायद फसल, सभी ऋतु में ये सभी फसल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, यानी स्थित है, किस राज्य के अंतर्गत आते हैं ये क्षेत्र, तो ये आते हैं आपके छत्तीसगढ़, किसमें, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो ये सभी क्वेश्चन आपका बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका गेस किया गया क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप इसलिए सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। हाँ, आपसे लास्ट में विनती की जाती है, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। इस चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है, यकीन नहीं हो रहा तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका छुटा हुआ, जो भी चैप्टर आपका छुटा हुआ, वहां से आप कवर कर सकते हैं काफी कम समय में। ठीक है, तो अपना दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर दीजिए और पूरी तरह से तैयारी कीजिए, अच्छा तैयारी कीजिए, अच्छी तरह से रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए, आपका रिजल्ट बेटर होगा। आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, पॉजिटिव माइंड रखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।